आपका एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज इफ्टीरिया का सेट नंबर 5 है। ऑलरेडी 4 सेट पहले करा दिए गए थे। 4 सेट है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 1 से लेकर 4 सेट जो है हिस्ट्री पे आधारित है। ठीक है, इस सेट में आपको क्या मिलेगा? इस सेट में एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चन होंगे जो कि क्लास 6 और 7 से होंगे। ठीक है, क्लास 6 और 7 से ऑल चैप्टर से आपको मिलाकर, और 8 भी है। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 से 80 प्रश्न होंगे। 20 क्वेश्चन जो होंगे से आपको किसके मिलेंगे? करंट अफेयर्स के मिलेंगे, जो कि आपके 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक के आपके करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। और आप लोग जो भी देख रहे हैं, ठीक है, इससे 1 से लेकर 4 तक पहले जो है वो आप देख लीजिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी अन्य खगोलीय वो सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, सही कथन को चुनने हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 सही है, फिर न तो 1 न तो 2 सही। कौन सा सही बताइए? ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? पूर्ण चंद्रमा को, ठीक है, लगभग हर एक 15 दिन पे नहीं, लगभग 1 महीने पे। ठीक है, कितने महीने पे देख सकते हैं एक बार? कितने महीने पे देख सकते हैं? 1 महीने में एक बार। ठीक है, पूर्ण चंद्रमा को कितने बार में देख सकते हैं? 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 15 दिनों पे नहीं। ठीक है, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है, ध्यान में रखेंगे। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है 15 दिनों के बाद। ठीक है, 15 दिनों के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप असमान अवहेलना अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य चंद्रमा था तो वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है। पहला पे 15 दिन की जगह पे क्या होगा? 1 महीना होगा। ठीक है, तो इसका केवल 2 आपका सही है। अब चलेंगे, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है। ठीक है, पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का आकार एक गेंद के समान है। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? बताइए, 1 2 3, केवल 1 2 3, या फिर केवल 2 एक और सही? बताइए बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1 2 3 ये आपके क्या है? सही एक है। और ठीक है, कौन सही है? सॉरी, गलत है। इसका सही की बात करेंगे, केवल 2 सही है। ठीक वही है, पहला क्या गलत है? 2 का बी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखें, 2 का बी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा नहीं है। ठीक है, सबसे देखेंगे माई, एम फॉर मरकरी, वी फॉर में, ठीक है, क्या होता है? वी फॉर वेनस होता है, मतलब शुक्र होता है। ठीक है, माई वेरी एडुकेटेड। ठीक है, ये तो और क्या ठीक होता है? ठीक तो है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, ये ठीक है सही सर है, पर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ग्रह ये तो सही है। पृथ्वी का छठा सबसे, ठीक दूसरा है, और छठा तीसरा सबसे गलत बड़ा है, ग्रह है। पहला ठीक है, सही तो है ये तो दूसरा गलत है। गलत है। ठीक है, ये तो गलत है आपको, क्योंकि 5वां नंबर का होगा। ठीक है, पृथ्वी का आकार गेंद के समान है, तो ये गेंद के आकार के समान नहीं होता, नारंगी के आकार के समान होता है, क्योंकि थोड़ा सा चपटा है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो पहला सही है, दूसरा और तीसरा मतलब गलत है। तो सही कथन को चुनना है, तो पहला कथन क्या है? आपका सही है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी का आकार, ठीक है, पृथ्वी का आकार की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं सूर्य के हिसाब से अगर दूरी को देखें तो तीसरा नंबर का है। ट्रिक क्या होता है? माई वेरी एडुकेटेड, एडुकेटेड मदर जस्ट स्लीप। ठीक है, अनटिल, ठीक है, नून। एम फॉर मार्स, ठीक है, एम फॉर सॉरी मरकरी, वी फॉर वेनस मतलब शुक्र, एडुकेटेड का मतलब अर्थ ही से, मदर का मतलब मार्स, जस्ट का मतलब जुपिटर, ठीक है, स्लिप का मतलब सैटर्न मतलब शनि। ठीक है, अंटिल नून, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। सबसे लास्ट में नेपच्यून होता है, और सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है सबसे पहले? तो सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, मरकरी होता है। ठीक है, वेनस की बात करेंगे, बुध। और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है। तो ठीक है, तो ये तो सही था। पृथ्वी का छठा सबसे बड़ा नहीं, 5वां सबसे बड़ा आकार है। और पृथ्वी का आकार गेंद की समान है, पूरी तरह से बोल रहे हैं नारंगी जैसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह चारों ओर, ठीक है, वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। सूर्य की दूरी से सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस है। तो मैंने लिखा ना यहाँ पे, बृहस्पति है, शनि है, ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, पहले क्या आएगा? यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा। ठीक है,
क्योंकि नेपच्यून सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, ये गलत दे दिया था, दूसरा गलत है। तो पहला सही है क्या? पहला सही है क्या? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते, क्या है, सही है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिकल होगा, नहीं लगाते, प्रवलयाकार ठीक है, होगा। नहीं लगाते। कैसा लगाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसे अंडाकार, ठीक है, ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वृत्ताकार ऐसे हुआ। ठीक है, सूर्य कैसे चक्कर लगाता है, ऐसे सूर्य के चारों चक्कर कैसे लगाता है, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ऐसे जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंडाकार आकृति जो होता है ना, उस समय से हिसाब से चक्कर लगाता है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार नहीं होता, क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो किया, ये बृहस्पति के बाद शनि तय आता है, लेकिन यहाँ पे यूरेनस पहले आएगा, नेपच्यून बाद में आएगा। ठीक है, लास्ट में एन आता है। ठीक है, बहुत बहुत सारा होता है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स, ये भी होता है फॉर्मूला, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, नट्स समझ रहे हैं ना, वो भी होता है। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट स्लीप अंटिल नून, एन फॉर नेपच्यून, तो नेपच्यून बाद में आना चाहिए, यूरेनस पहले आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब वृत्ताकार नहीं होगा, क्या होगा, तो दीर्घ वृत्ताकार होगा। ये जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, आप देखेंगे चंद्रमा की संख्या, जरा हम लोग ध्यान दे तो बताइए। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं चंद्रमा की संख्या, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का जो किताब है उसके हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, अभी वर्तमान के सिनारियों के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो मंगल के पास दो ही है, फेबोसा डिमोस, जानते ही है, कोई दिक्कत नहीं, दो सही है। बृहस्पति के पास अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 53 है एनसीईआरटी के किताब के हिसाब से। यूरेनस की बात करेंगे तो 27 लगभग दिया है। और नेपच्यून की बात करेंगे, ठीक है, नेपच्यून के पास 13 है। ठीक है, तो ये मिला हुआ है। ठीक है, एक दो तीन चार, मतलब पहला नंबर ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के किताब में यही लिखा हुआ है, क्योंकि किताब बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हालांकि प्रश्न नहीं स्कोप तो आएंगे, बढ़ा है ना जब भी सर? आएंगे तो करेंट सिनारियो, तो बोल तो रहा हूँ एनसीईआरटी के किताब ने, इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग समझते नहीं है। हम करंट के सिनारियो से नहीं बात करें, एनसीईआरटी की किताब पलट कर देखिए। ठीक है, पेज नंबर बता देता हूँ, क्लास 6 का पेज नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्लास 6 का पेज नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1 में ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए बोला ये प्रश्न आपके वैसे एग्जाम भी में ना, नहीं आएंगे। ठीक है, जब भी आएंगे तो करंट के सिनारियो के हिसाब से बढ़िया, क्योंकि मंगल बृहस्पति का हमेशा बढ़ते रहता है। ठीक है, चलिए, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा हुआ है। आप चलेंगे, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का लगभग, ठीक है, चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पे भी एक चक्कर पूरा करता है। बताइए क्या सही है, ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का लगभग एक ही भाग दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक, एक ही भाग दिखाई देता है, लगभग 57-58% भाग हम लोग पृथ्वी से देख पाते हैं। सही है। और चंद्रमा पृथ्वी का लगभग एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, अप्रोक्स की बात 27.3 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, उतना ही समय में अपने अक्ष पे भी चक्कर पूरा लगा लेता है, ये भी सही है। ठीक है, कथन एवं कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसी वजह से पृथ्वी का एक ही भाग दिखाई देता है, ध्यान में रखेंगे, लगभग इतने ही समय अपने अक्ष पे भी चक्कर पूरा कर लेता है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, ये भी सही है। अब पृथ्वी से हमें चंद्रमा का लगभग एक ही भाग दिखाई देता है, ये भी सही है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए कथनों पर विचार कीजिए। केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अब उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एवं, ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। कौन सा ये, तो पहला तो गलत है, केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा नहीं, गंगा क्या है, ध्यान में, गंगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्ण हो गया, कावेरी हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जिससे मतलब ये नदियां क्या करती है, अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, आप लोग जानते ही थे, केवल गंगा तो इसमें होगा नहीं। दूसरा वाला स्टेटमेंट कह रहा है उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो विश्व का चौथा नहीं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोनों में से दोनों कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चौथा के जगह पे कितना होगा, तीसरा नंबर होगा, कैमा होगा, तीसरा नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है, एशिया में केवल कर्क रेखा एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है,
अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। तो बताना है असत्य कथन कौन कौन सा है। ठीक है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, ध्यान में गलत है, क्योंकि एशिया से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरता है। ठीक है, एशिया से कौन गुजरता है, एशिया से बात करेंगे, मीटर एशिया से दोनों। कर्क, ठीक है, प्लस कौन सा, भूमध्य। ठीक है, क्या होता है, भूमध्य, भूमध्य। भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका से बात करेंगे तो अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क भी, ठीक है, भूमध्य भी और मकर भी। ठीक है, और मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। तो ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि केवल दक्षिण और, ठीक है, दक्षिण और सॉरी, केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, हम्म। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये आपका, ऑस्ट्रेलिया से भी होकर गुजरता हाँ, उधर ऑस्ट्रेलिया से भी होकर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक ही महाद्वीप है जहां पे तीनों रेखा गुजरती है, वो आपका कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका से कर्क, मकर, विषुवत सारे के सारे रेखा गुजरते हैं। ठीक है, एशिया से दो है। ठीक है, भूमध्य हो गया, कर्क हो गया। ठीक है, मकर रेखा केवल दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका से नहीं गुजरती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी जाती है। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे, ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ भूपर्पटी होता है। ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है। पूछ रहा है, से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी कथनों पर विचार करना, सही कथन कौन सा है तो बताएंगे। तो इसका सही कथन जो है, ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, ये आपका सही है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ भूपर्पटी होता है, क्या ये बात सही है, ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में रखना, ये आपका गलत लिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा की बात करेंगे, ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ह्यूडर का अर्थ क्या होता है, ग्रीक भाषा में जल होता है। क्या होता है, जल होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ह्यूडर का अर्थ जल होता है। बायोस का अर्थ की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये क्या होता है, बायोस का अर्थ जीवन होता है। लिथास, लिथोस्फीयर, इस सबसे तो पता चल ही जाए ना। लिथो क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक, लिथिक का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। क्या होता है, पत्थर है। होता है। तो ये तो सरासर पता चल रहा था। तो ह्यूडर का अर्थ जल होता है, लिथास का अर्थ पत्थर होता है, अब बायोस का अर्थ जीवन होता है। पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा क्या है, गलत है। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आ रहा है ना। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल, उपग्रह अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, और ग्रह जो है सो क्या करता है, किसके, सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इनका दोनों परिक्रमा हो जाता है। ठीक है, इनका क्या होता है, दोनों के दोनों परिक्रमा क्या होता है, हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा के पास पृथ्वी के व्यास से एक तिहाई है, क्या ये बात सही है, ध्यान में रखेंगे। तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गलत है। ठीक है, तो पूछ रहा है असत्य कथन की चयन करें, तो केवल दूसरा कथन क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान, क्योंकि एक तिहाई नहीं है, एक चौथाई है। कितना है, एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना है, एक चौथाई है। ठीक है, अगर चंद्रमा के व्यास पृथ्वी का व्यास का कितना है, एक तिहाई नहीं, एक चौथाई है, आप इसे याद रखेंगे। जबकि उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह जो होते हैं, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, किस कक्ष में करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, या फिर बताएंगे वृत्ताकार पक्ष में करते हैं। कैसे करते हैं, तो क्या दीर्घ। बताएंगे, बिल्कुल एलिप्टिकल। दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत सुंदर। आप चलिए, किन ग्रहों के पास अपने कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बेचारा बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह मंगल। आपको नहीं मिलते हैं। हाँ? बुध एवं शुक्र, जी सर। समझे, क्या होगा इसका सॉरी आंसर, सर। एक और सॉरी सर। चार। सी। मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीचों में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है, और बेचारा मंगल के पास क्या है, मंगल के पास दो ही करण अर्जुन है। उसके करण अर्जुन का नाम क्या है, फोबोस और डिमोस। डिमोस। फोबोस और डिमोस। ठीक है, दो करण अर्जुन है इसके पास। ठीक है, आते हैं, पृथ्वी के पास बेचारा एक ही है। ठीक है, पृथ्वी के पास क्या है, केवल एक चंद्रमा है। सर जैसे इसमें से जैसे हम, चंद्रमा। डिमोस क्या, या डिमोस? क्या, इसमें से सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है ना? डिमोस का मतलब क्या होता है, डिमोट होना, छोटा। ठीक है, तो डिमोस सबसे छोटा। ठीक है, अब आते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता है। पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पे थोड़ी चपटी होती है। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। कारण सही है और वो हम्म, गलत है। ठीक है, कथन ध्यान में गलत है। रखिएगा। तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर ध्यान रखिएगा,
डी है, केवल ठीक है। कारण केवल कारण सही है, मतलब ये सही है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं पे आकार बढ़ता जाता है, ये गलत है, क्योंकि आकार क्या होता है, बढ़ता नहीं है, क्या होता है, जबकि घटता है। क्या होता है, बढ़ने के जगह पे क्या होता है, आकार क्या होता है, घटता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और पृथ्वी का आकृति ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है, इसीलिए पृथ्वी का आकार गेंद की तरह नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नारंगी की तरह है, कैसा है, नारंगी की तरह है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक पर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, बताइए कौन सा सही है। तो ध्यान रखें, इसमें सही कथन की बात करेंगे तो 12 का बी है, केवल दो सही है, ठीक है। पृथ्वी अपने काल्पनिक पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, बिल्कुल सही। पश्चिम से पूरब मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूरब क्या होता है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज कौन जाता है, दो जो होता है ना क्लॉकवाइज जाता है, कौन जाता है, दो शुक्र क्लॉकवाइज कौन जाता है, तो अरुण शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण जो होता है क्या होता है, क्लॉकवाइज आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ग्रीनविच में पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है और पश्चिम के स्थानों के समय आगे होता है, गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखिएगा, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे भारत क्या पूरब में पड़ता है, इसलिए हमारा समय क्या है, 5.5 घंटा क्या है, हम लोग क्या है, आगे है, ठीक है। पश्चिम से हम लोग क्या है, 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच से हमारा समय क्या है, ग्रीनविच से आगे है कि पीछे है, तो आगे है, कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे शीट नंबर, अब 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक या उत्तर माना गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक समय को घेरता है, तो क्या बताएंगे, कौन सही है, रोटेट ठीक है, बताना है, इसमें से सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम माने कि गलत है, पश्चिम को नहीं माना, 82.5 डिग्री तो सही है, लेकिन साथ में पूर्वी होगा, क्या होगा, ये पश्चिम गलत है, क्या होगा, पूर्वी होगा, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, ये सही है क्या, हाँ ये सही हम्म, है, सही तो है। इसका 13 का कौन लिया, 13 का डी लिया, दोनों का दोनों गलत लिया है, ठीक है। ये गलत क्यों है? प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को घेरता है, ये गलत क्यों लिया भाई, अंतर होगा शायद। अक्षांश नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अक्षांश की जगह पे, ठीक है, देशांतर होगा। ये अक्षांश नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। बाकी पहला वाला तो सरासर गलत है, क्योंकि 82.5 डिग्री पश्चिम मानक यहाँ तत्व का नहीं है, ठीक है, पूर्वी होता है, जो कि गुजरता कहाँ से, इलाहाबाद के, इलाहाबाद नैनी के नैनी, नैनी के पास से गुजरता है, ठीक है। आप चलेंगे, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है। अब पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, बताइए कौन सही है, नहीं समझ में आया हम्म, है तो ठीक है, ध्यान सही। रखिएगा। अब पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है, तो सही कथन चुनना है, ठीक है, बताइए कौन सा सही कथन है। इसका सही कथन है केवल दो, ठीक है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। हाँ, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है, गलत है। और पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है, ये भी गलत है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए, पृथ्वी पर देखेंगे, सुनिए, पृथ्वी के 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांशों की संख्या 179 होती है। पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांशों की संख्या 180 नहीं, कितना होगा, 179 होगा, ठीक है। पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर की संख्या 360, ये तो सही है। अब पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है, अक्षांश की संख्या 179 नहीं 181 होता है, ठीक है, ये एग्जाम में गलती होता है, ठीक है, एक बार इसको याद कर लीजिए सभी लोग। पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी, एक सौ ठीक है, उनासी 179, ठीक है। पृथ्वी के 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 179। अब पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या, ठीक है, अक्षांश की संख्या कितनी होगी, 181, दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, वहां पे सही। अक्षांश रेखा की संख्या है, यहाँ पे सीधे अक्षांशों की संख्या है, ठीक है। तो अक्षांश की संख्या 181 है, अक्षांश रेखा की संख्या की बात करेंगे तो 179 होगा, ठीक है, यही अंतर है, ठीक है। अब पृथ्वी पर 1 डिग्री का अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या की बात करेंगे तो 360 है, सही है। तो इसमें सही क्या लिया है, इसमें स्टेटमेंट दो जो है, ठीक है, कथन दो जो है 14 का डी, वही केवल सही लिया है, ठीक है, समझ गया।
आप चलेंगे 15, रेखा में कितना होगा, रेखा में 179 होगा, ठीक है। सीधे अक्षांश की संख्या की बात करेंगे तो 181 हो जाएगा। आप चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पढ़िए। ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान में विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। बताना कौन सा सही है। सेकंड ऑप्शन सही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना घूर्णन थोड़ी ना होता, दोनों के दोनों गलत। सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण होता है, जब अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं, तो ये तो सरासर गलत है। और ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, सही है क्या। नहीं, रात दिन को विभाजित करता है उसको प्रतिवृत्त कहते हाँ हैं। तो ये भी गलत है, ठीक है। ध्यान में, पृथ्वी के दो गति होती है, ठीक है। पृथ्वी की दो प्रकार की गति है, घूर्णन एवं परिक्रमण। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ गए, तो पहला भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में, ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान नहीं होगा, क्या होगा, डे एंड नाइट, क्या होगा, डे एंड नाइट। नाइट, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये तो सरासर गलत है। जैसे मान लीजिए आप अपने पैर पे खड़े हैं, ठीक है। तो अपने पैर पे बचपन में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे दलदली भूमि होती थी, पैर का एड़ी को बीच में लड़ा के घूमते थे ना। एक पैर से लेके घूम गए तो उसको क्या बोलेंगे, वो घूर्णन है आपका। मंदिर में जाकर क्या, मंदिर के चारों परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमण होता है। तो सूर्य क्या है, जगह पे फिक्स है, सूर्य नहीं घूम रहा है, सूर्य फिक्स है, ठीक है। उसका सब चक्कर लगाते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है। विषुव की स्थिति 21 मार्च एवं 22 सितंबर को होती है। उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है। तो बताना असत्य कथन का चयन करना है। तो कौन सा असत्य कथन है, बताइए। तो 16 का भी 1 और 2 जो है आपका असत्य कथन है। बाकी उत्तर, ठीक है, उत्तर अयनांत की स्थिति 1 जून को होती है, सही है, ठीक है। अब आपके विषुव कब होता है, विषुव 21 मार्च, ठीक है, एवं 22 सितंबर नहीं, 21 मार्च के साथ कितना होगा, 23 सितंबर होगा। कितना होगा, 23 सितंबर होगा, ठीक है। दक्षिण अयनांत की स्थिति की बात करें कब होगा, 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण अयनांत की स्थिति कब होती है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस जाना चाहते हैं, गणित दिवस, ठीक है, गणित दिवस। बाकी ये वाला सही है। उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है, सही है। विषुव की स्थिति 21 मार्च और साथ में 23 सितंबर है, ठीक है। और दक्षिण अयनांत की स्थिति की बात करेंगे 22 दिसंबर को होती है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। एक आदू गलत है, तीसरा सही है, ठीक है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। 21 जून के इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं। बताइए कौन सही है, सही बताना है। 2 और 3। बताइए कौन सही है। तो 2 और 3 जो है जो सही है, ठीक है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं, ठीक है। ध्यान रखें। तो बताइए कब होता है, 21 जून को सबसे छोटा दिन नहीं होता, सबसे लंबा दिन होता है। क्या होता है, सबसे, क्या होता है, सही तो है सबसे, सर। सबसे हाँ। छोटा होता है, 22 जून को बड़ा दिन मनाते हैं ना। हाँ तो 21 जून के इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन नहीं होते, सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। आंसर में ही दिया हुआ है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा था। इसे उत्तरी ध्रुव में थोड़ी ना, उत्तर में थोड़ी ना मनाते हैं, दक्षिण में मनाते हैं ना। बड़ा दिन का त्योहार ऑस्ट्रेलिया में होता है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है उस समय होता है, इधर थोड़ी ना होता 22 तारीख को बड़ा दिन का त्योहार, ठीक है। 3 नंबर सोल्यूशन क्या है, कैसे है सर? हाँ। फिर इसका 2 और 3 सही कैसे किए आप? 2 और 3 तो सही लग रहा है। तो सही कथन पूछ रहा है ना। सही पूछ रहा है तो सही ही है। 2-3 सही है इसका। 21 जून के इन क्षेत्रों में नहीं, सबसे छोटे दिन होते हैं। ये सही पूछ रहा है ना। जब आप 3 नंबर गलत बता रहे हैं तो 1 यहाँ 2 पे इसका बोल रहा है सही है। क्या, सोल्यूशन में दिए हुआ है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटे दिन तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन मेरे पास उसमें बोला 21 जून के इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, ठीक है, और सबसे छोटी मकर रात रेखा होती पर है। जब लंबवत होगा सूर्य तो होगा ही सर ना। तो क्या ये सही है ये। हाँ इसका तो ये आंसर ले रहा 21 जून 17 वाला का बी। ठीक है।
छोटे अरे हैं। 17 का सी, इसका 17 का, सॉरी 17 का इसका आंसर, 17 का आंसर है सी है, ठीक है, केवल दो। ठीक है, वही सही तो। कौन है, तो केवल आप दो है, मतलब बताइए। ये भी गलत है, सही। ये भी गलत है, आपका सही ये है। ठीक है, ऑप्शन गलत देख रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन नहीं होते हैं, ठीक है, सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती, ये भी गलत है। ठीक है, सही कौन है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो ये केवल सही, केवल दो सही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मकर रेखा पे सीधी नहीं पड़ती, कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी, इसलिए गर्मी बहुत होती है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। सड़क वर्षा बंद तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमैटिक थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूट प्रतीक कहते हैं। बताइए क्या सही है इसमें। दोनों। ये केवल प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न एक सही है। सड़क वर्षा वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ये सही है। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति उसे रूट प्रतीक नहीं कहते, उसको कौन सा प्रतीक कहते हैं। हम्म? देखिए, राष्ट्र स्तर पे कठिनाई सम्मति थी। नहीं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्र की जगह पे क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल सहमति जहां पे होता है ना, उसको रूट प्रतीक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रूट प्रतीक कहते हैं। इंग्लिश में क्या शब्द इसके लिए होता है, इंग्लिश में होता है कॉन्वेंशियल सिंबल्स। ठीक है, ध्यान में रखो, नेशनल नहीं होता, क्या होता है, इंटरनेशनल होता है। ठीक है, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहमति जिसपे हो उसको रूट प्रतीक कहा जाता है, राष्ट्रीय नहीं। ठीक है, तो केवल एक सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसलिए रखा जाता है एक प्रतीक। जैसे मान लीजिए बाहर का आदमी किसी देश में घूमने जाता है तो उसको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, सारे जगह पे प्रतीक क्या हो, एक जैसा हो। ठीक है, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हो। ठीक है, विचार कीजिए। बताना, महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। बात करेंगे पहला। उत्तर अमेरिका दो महासागरों से घिरा है। दूसरा है, विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय की एशिया में स्थित है। ये तो पहला वाला तो सबको आता होगा, भाई से एंडीज सबसे बड़ा है, पता है ना। उत्तर अमेरिका दो महासागरों से घिरा है, ये सही है कि गलत है। सही है। सही है, गलत है। कैसे गलत सही है। है। सही है ना, उत्तर अमेरिका दो हम्म, महासागर से घिरा है तो सही है। कौन है दुगो महासागर, कौन है दुगो महासागर। और है ना, पैसिफिक और इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इसका लिया है सही में केवल एक सही। अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ समुद्र से घिरा, एक सही इसका है। उत्तर अमेरिका दो महासागरों से गलत लिया है, ये भी गलत लिया। अब इसका सोल्यूशन देखता हूँ क्या है। ठीक है, सोल्यूशन में देखते क्या है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। इसमें दो नहीं ले रहा, इसमें तीन। ठीक है, तीन महासागर। ठीक है, उत्तर अमेरिका में तीन महासागर। ठीक है, यहाँ पे हिमालय की जगह पे क्या आएगा, एंडी जाएगा। क्या आएगा, एंडी जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप चारों से समुद्री महासागरों से घिरा हुआ है, सही है। तो इसका सत्य कथन चयन करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसके सत्य कथन, तो इसके सत्य कथन क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पहला स्टेटमेंट है। बछंती पाल विश्व की सबसे पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट को फतह किया था, गलत है। बछंती पाल पहली महिला थी, जुंको तेबई थी, क्या थी, जुंको तेबई। बछंती पाल थी लेकिन भारत की पहली महिला थी, विश्व के नहीं थी। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विश्व रेखा गुजरती है, तो ये भी बताना सही कथन कौन है, 20 का सही कथन कौन है, बताइए। केवल सारे के तीन सारे है। स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, सारे के सारे अच्छा। स्टेटमेंट क्या, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट। यहाँ पे जुमको सभी। तेबई होगा, क्योंकि बछेंद्री पाल क्या थी 1975 में, बछेंद्री पाल नहीं, जुमको तेबई 1975 में एवरेस्ट को फतह की थी, जो कि मतलब भारतीय नहीं थी, जापानी थी। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग की बात करेंगे तो ये आपको, उत्तरी गोलार्ध में है। हाँ, उत्तरी में हो जाएगा, दक्षिणी नहीं होगा। ठीक है, और सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विश्व रेखा गुजरती, ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत लिया है। ठीक है,
समझ गए? तो 20 का सभी कथन क्या है, गलत है। ठीक है, अब आते 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कि बहुत सुंदर प्रश्न है। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, बात करेंगे प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, बताना है प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप स्थित है। बताना है, सही कथन को चुनना है। तो सही कथन की बात करेंगे तो केवल केवल दो। केवल दूसरा सही है। ठीक है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो गलत है, राइट। क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, अटलांटिक। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, अटलांटिक आएगा। अब प्रशांत महासागर चारों ओर केवल अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप में स्थित है। तो ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि पैसिफिक क्वेश्चन आपको एशिया में भी आपको देखने को, फिलीपींस वगैरह जो एशिया में पड़ता है पैसिफिक में ही है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, एशिया में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, बड़ा सेंसफुल सेट बनाया है ये। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, केवल सही है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं भारत की सही स्थिति बताइए क्या हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन आठ होगा। चार 8 4 37 100 68 75 25 किसमें है, डी वाला 8 ऑप्शन। 4 37 6 68 7 97 25 इसमें भी है, डी इसमें भी ऑप्शन है, होगा। 100 में है। ऑप्शन डी। तो उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हो जाएगा, नहीं 8 4। हाँ ठीक है, 8 4 37 6 उत्तरी है, और 67 7 68 7 और 97 25 पूर्वी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा ठीक है 23.5 डिग्री उत्तरी से गुजरती है। ठीक है, ध्यान में ये भी आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पे स्थित है। बताइए कौन सा सही है, 23 का। बिल्कुल पहला सही है, दूसरा तो संयुक्त राज्य सही है। अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक है। ठीक है, ये आपका सही है, 23 का एक सही है। ये पहला विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत में स्थित है, ये गलत है। हिमालय का तो है, लेकिन कहाँ स्थित है, कौन ट्रांस है में हिमाद्री में है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय में नहीं है। कहाँ, विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट जो है कहाँ पे, हिमाद्री में है। ठीक है। कहाँ पे, हिमाद्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है, नदियों के उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में जाना है भाई। कावेरी तो सबसे गोदावरी दक्षिण में होगा नर्मदा ही, ताप्ती कावेरी तो कावेरी सब ये में है है ही। क्या? सबसे उत्तर में कौन पड़ जाएगा सी आपको, ऑप्शन है। उत्तर में कौन पड़ेगा, चेनाब। ठीक है, क्या पड़ेगा, उत्तर में चेनाब पड़ जाएगा। ठीक है, चेनाब जम्मू कश्मीर की तरफ, फिर रावी, फिर नर्मदा, फिर तापी, फिर मतलब क्या हो जाएगा, कावेरी। ठीक है, ध्यान रखें, चेनाब से ही पकड़ा जाता है ना, दक्षिण में कावेरी से आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग आगे। अब चलते कितना नंबर होगा, 25 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़ना 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखेंगे, केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगती है। केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जब चारों तरफ से बांग्लादेश से घिर जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही, तो दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, तो बात करेंगे, केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत की 5 सीमा नहीं लगती, नेपाल से भी भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ प्लस नेपाल के साथ। ठीक है, भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ नहीं है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। कितने तरफ से, तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप बोलोगे सर बांग्लादेश के साथ वो 5 राज्यों का नाम बताइए जो कि सीमा बनाता है। ठीक है, क्या पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। ठीक है, कौन कौन है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। चीन के साथ वैसे 5 राज्य जो सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन हो जाएंगे, तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान के साथ जो 5 को सीमा बनाते हैं उनका नाम है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख,
जम्मू कश्मीर, ठीक है। यूपी केंद्र शासित राज्यों को मिला की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे राज्य एवं केंद्र शासित दोनों का नाम दिया है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की बात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केवल इसमें पाकिस्तान के साथ जो सीमा जो बनता है और चीन के साथ जो सीमा बनता है उसमें, ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ेंगे तो 5-5 हो जाएगा, क्योंकि चीन के साथ सीमा कौन बनाता है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें लद्दाख क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। पाकिस्तान के साथ आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को ऐड करेंगे तब 5 राज्य हो जाएंगे विद केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे 3 ही है, राज्यों की संख्या केवल 3 ही है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। जब लद्दाख जम्मू को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। चीन के साथ 4 ही बनाते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, लेकिन लद्दाख को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को दो ना, ये बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से नहीं, ठीक है, ध्यान, 4 तरफ से नहीं, 3 तरफ से, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न 26 नंबर देखिए। महासागरीय सहंती में पर्पटी की मोटाई प्रादीपीय सहंती की मोटाई से अधिक होती है। महाद्वीपीय सहंती मुख्य रूप से सिलिका में मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बना होता है। तो क्या सही है? तो इसका कोई भी कथन सही नहीं, सारे के सारे गलत है, ठीक है। ध्यान रखें क्यों गलत है। तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं, यह सबसे पतली परत होती है। ये महाद्वीपीय सहंती से 35 किलोमीटर है, समुद्री सतह से 5 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। ध्यान रखें, महाद्वीपीय सहंती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी होती है, ठीक है। तो सिलिका एवं एल्यूमिना है, ठीक है, मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अब देखिए, अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। जियोमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। आसान प्रश्न बता सकते हैं, कौन सा सही है? असत्य कथन कौन सा है बताइए? ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि 1869 नहीं होगा, क्या होगा? 1969 होगा। कब होगा? 1969 होगा, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, जिसकी जिसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पे इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं, न कि अमावस्या के दिन देखेंगे, तो ये गलत है। ज्योमेट्रिक अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, सही है। यहाँ पे 20 जुलाई 1869 नहीं 1969 होगा, ठीक है। तो क्या आप असत्य कथन की चयन करें? तो 1 और 3 के आपके असत्य कथन है। चलिए, 28 नंबर प्रश्न देखिए। अंतभेदी आग्नेय सेलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन महीन दानों की तरह हो जाता है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल धीरे धीरे ठंडा होता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या है? डी है, मतलब आर सत्य है, ए असत्य है, ठीक है। मतलब ये वाला की बात करेंगे, सत्य है, ठीक है। अंतर्वेदी आग्नेय सेलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है। अंतर्वेदी आग्नेय सेल धीरे धीरे ठंडा हो, तो ये आपका गलत लिया है, ठीक है। कथन आर सत्य है, कथन ए की बात करेंगे असत्य है, तो डी, ठीक है। कथन आर सत्य है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। ए की बात करेंगे, ए असत्य है, मतलब ये गलत है, ठीक है। अंतर्वेदी आग्नेय सेल धीरे धीरे ठंडा होता है, ये सही है। अंतर्वेदी आग्नेय सेलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। वो तो चट्टान ही रहता है ना, ठंडा होने पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। दक्कन पठार विशाल शैलों से बना हुआ है, ठीक है, बताइएगा। आग्नेय सेलों को द्वितीयक सेल भी कहते हैं। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सेल के उदाहरण है। बेसाल्ट अंतर्भेदी आग्नेय सेल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी आग्नेय सेल के उदाहरण है। बताइए कौन सही है 29 का? असत्य कथन चुनना है ना, इसका सी लिया है, ठीक है। मतलब क्या है, 2 और 4 क्या है, इसकी असत्य कथन है, ठीक है। 2 और 4 की बात करेंगे, असत्य कथन है। दक्षिण के पठार बेसाल शस्त्रों से बना, ये सही है, ठीक है। आग्नेय सेलों को द्वितीयक सेल कहते हैं, गलत है, ठीक है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सेल के उदाहरण है, ये सही है, ठीक है। तो आग्नेय सेल को क्या बोलेंगे, ठीक है, प्राथमिक सेल। हाँ, प्राथमिक आ जाएगा। बेसाल्ट अंतर्भेदी आग्नेय सेल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी आग्नेय सेल के उधर उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये बेसाल्ट अंतर्वेदी में नहीं, बहिर्वेदी में जाएगा। आग्नेय सेल ग्रेनाइट जबकि हाँ, ग्रेनाइट अंतर्वेदी में जाएगा, बेसाल्ट की बात के बहिर्वेदी में जाएगा, ठीक है। उल्टा कर दिया, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस सबसे नोट्स बनाया कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आते हैं। फ्रेंच शब्द, ठीक है। एनवायरनोर का अर्थ होता है पर्यावरण होता है।
उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तन हो जाते हैं। बताइए कौन सही है? दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला नहीं पता। ये पहला वाला गलत है। ठीक है फ्रेंड्स सब, ठीक है। एनवायरमेंट का अर्थ पर्यावरण नहीं होता, पड़ोस होता है। क्या होता है इसका? इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? पड़ोस। पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस होता है। ठीक है, क्या होता है? पड़ोस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पर्यावरण नहीं होता है। ठीक है। और उच्च ताप पर दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में, ठीक है, एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये गलत है। ठीक है। आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप पर, ठीक है, आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण क्रांतित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो उच्च ताप पर दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर एवं चूना पत्थर में स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। गलत लिखा है। क्यों होता है? तो यहाँ पे आग्नेय एवं अपसादी सेल, ठीक है, आग्नेय एवं अपसादी सेल ताप एवं उच्च दाब के कारण क्रांतित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चिकनी मिट्टी नहीं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर क्या लिखा? 30 का डी। कोई भी सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो सही है। ठीक है, सारे के सारे इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण की जगह पे क्या होगा? पड़ोस होगा। हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। महानदी कावेरी तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। बताइए सही है क्या ये? 31 का कृष्णा कावेरी, हाँ सही है क्या? सही है। सही है। तापी कब से गिरने लगी? बाकी तो महानदी कावेरी और कृष्णा तो सही है। तापी जाती है क्या बंगाल की खाड़ी अच्छा में? तापी। तापी तो नहीं जाती है। ठीक है, तापी नहीं जाती है। ठीक है, कौन? नर्मदा नहीं जाती है। ठीक है, इसके बाद कोई माही नहीं जाती है। ठीक है, ये सब नहीं जाते बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसलिए लोग डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिमी तटीय परिषद पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तो असत्य कथन चुनना है। असत्य कथन कौन है? तो 2 और 3 जो है ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। ठीक है, हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ये आपका सही है। ठीक है, ये सही है। बाकी ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तापी दे के गलती दे दी है, ध्यान में इसको रखेंगे। बाकी तो नदी सही है। ठीक है। ठीक है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और ये लोग क्या बनाती है? कि डेल्टा बनाती है। ठीक है, जबकि तापी जो है अरब सागर में जाती है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े है। यह गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम और उत्तराखंड से लगती है। क्या बात सही है? नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम से लगती है, उत्तराखंड से लगती है। ठीक है। भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। बताइए भूटान की सीमा केवल लगानी गलत है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अलावा असम के साथ भी भूटान की सीमा लगता है। ठीक है, प्लस क्या है? असम है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल मेघालय त्रिपुरा एवं असम से लगती है। तो एक इसमें भी गलत है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा तो आपको इसके साथ भी लगती है, क्या नाम है इसका? मिजोरम के साथ भी लगती है। लगती है ना मिजोरम के साथ? जी सर। तो इसमें बोल रहा है सही कथन चुनने के लिए, तो 32 का कौन सही हो जाएगा? असत्य चुनना है। असत्य तो सही एक है, 2 और 3 क्या है आपका? गलत है। ठीक है, क्योंकि भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, साथ में असम के साथ लगती है। अब बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल मेघालय त्रिपुरा एवं असम के साथ नहीं लगती, साथ में मिजोरम के साथ भी लगती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं परितंत्र को परिभाषित किया जाता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी के रूप में। जीवधारियों एवं आपसी संबंध के पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वो रहते हैं। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते एक दूसरे के अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। बताइए क्या होगा परितंत्र का? जीवधारियों के आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच संबंध। बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि बी हो जाएगा। ठीक है, जीवधारियों के आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? परितंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? परितंत्र बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। पृथ्वी का आयतन केवल 15% हिस्सा ही क्रूड है। ठीक है, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे का मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ। लैटिन शब्द, ठीक है, सेंडिमेंटम का अर्थ का रूप होता है परिवर्तन होता है। बताइए क्या सही है इसमें या फिर क्या गलत है?
तो सही कथन की बात करेंगे, एक या दो सही कथन है, ठीक है। पृथ्वी का आयतन का लगभग 15% हिस्सा क्रोड है, ठीक है। फिर प्रपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, ठीक है। लैटिन सबसेडिमेंटम का अर्थ रूप परिवर्तन होता है, गलत है, ठीक है। तो क्या होता है भाई? स्थिर होता है। क्या होता है? क्या होता है? स्थिर होता है। उल्टा दे दिया था, रूप परिवर्तन नहीं, क्या होता है? स्थिर। लैटिन शब्द सेडिमेंटम का अर्थ क्या होता है? स्थिर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका पहला दूसरा क्या है? सही है, तीसरा वाला गलत है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है, गैस तथा तरल पदार्थों से बने हैं। आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, वो चट्टानों से बने हैं। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। बताइए कौन सा सही है? पहला और तीसरा असत्य है। पहला और तीसरा की बात करेंगे, असत्य है, ठीक है। तीसरा बाह्य चौथा ग्रह जो सही। सूर्य से, ठीक है, तो पहला और इसमें क्या असत्य कथन चुनना है ना, तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? असत्य, गलत हो जाएगा। आंतरिक ग्रह में जो सूर्य के बहुत नजदीक है, ठीक है, गैस तथा ये बहुत नजदीक तो सही है, लेकिन यहाँ पे गैस और तरल पदार्थों से नहीं बने, क्या बने हैं? ठोस से बने। किससे बने हैं? ठोस चट्टान चट्टान। से बने, ठीक है। नजदीक तो है, चार को ग्रह जो सूर्य के नजदीक है। तीसरा इसलिए गलती हो गया कि बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, ये सही है, लेकिन चट्टानों से नहीं बने। किससे बने हैं? गैस गैस प्लस गैस और तरल पदार्थों पदार्थ। से बने हैं, ठीक है। और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनर की बात करें, आंतरिक की बात करेंगे, तो बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सही। इधर मंगल हो जाएगा, इधर बृहस्पति हो जाएगा, दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो केवल एक लाइन तो सही लिया, लेकिन दूसरे लाइन में गलती कर दिया, क्योंकि आंतरिक ठोस से बने हैं और बाहरी की बात करें गैस एवं तरल पदार्थों से बने हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। बताइए कौन सा सही है? तो केवल दो सही है, ठीक है, क्योंकि अपने स्थान से ध्रुव तारों का कोण को मापकर अपने स्थान के देशांतर को नहीं, अक्षांश को जाना जाता है। किसको जानते हैं हम लोग? अक्षांश को। सेट तो कोई बनाया नहीं है, ठीक है, तो फिर दिक्कत तो होगा ही। मुझे क्या है, जितना भी आधार से दी जाएगा हम करवा देंगे, एनसीईआरटी में बोले हुए कंप्लीट करने का हम करवा देंगे, ठीक। केवल दो सही है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, 24 कटिबंध बोलते हैं ना, उसमें बांटा गया है। अब पहला जो अपने स्थान से ध्रुव तारों को कोण को मारकर अपने स्थान के देशांतर को नहीं, किसको जान सकते हैं? तो अक्षांश को जान सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका के ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है? ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है, बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा है, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ या फिर जनक चट्टान है। तो मृदा परिच्छेदिका के ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछ रहा है, बताइए। पहले तो सबसे जनक पहले क्या होता है? सबसे पहले ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस होता है, जो कि सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? उपजाऊ होता है, जिसमें पेड़ पौधे लगते हैं। बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा, ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या होता है? उपमृदा होता है। तीसरे नंबर पे बात अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होता है, ठीक है। सबसे नीचे की बात करेंगे तो जनक चट्टाने कहा जाता है, ठीक है, जो कि पथरीला जमीन होता है, ठीक है, ध्यान रखें। तो 1 2 3 4 इसका क्या है? सही है। आप चलेंगे पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल को पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहते हैं। सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है। तो क्या गलत है कि सही है? 38 नंबर। पहला तो गलत है। पहला भी गलत है, क्योंकि बृहस्पति शामिल नहीं होगा। पृथ्वी, ठीक है, ध्यान रखें ये भी। और दूसरा भी की बात करेंगे तो गलत है, क्योंकि भाई साहब दूसरा भी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शनि तो सही है, लेकिन यूरेनस नहीं होगा, साथ में क्या होगा? बृहस्पति होगा, ठीक है, क्या होगा? बृहस्पति होगा, तो कोई भी सही नहीं है इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्षुद्र ग्रह मंगल में बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, सही है ये। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना से होकर गुजरती है। 6 राज्यों से गुजर कर होती है, ठीक है। तेलंगाना नहीं है। 8 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। मानक समय का बात हो रहा है। मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 5 या 6, 5 राज्यों से होकर साथ गुजरती है। कौन कौन है सुनिए? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सेट तो बना ही नहीं है। सेट हम बोले थे 1 से लेकर 4 तक भी नहीं बना होगा, कोई कॉपी भी नहीं सबमिट करता है। तो तुक्केबाजी करने से एग्जाम में नंबर नहीं आता है, ठीक है। यही सेट अगर बना के आई रहती, तभी सेट बनाने में कितना मजा आता। अभी बोर लग रहा होगा, इसको बना लिए रहते हम, सेट 5 दिए हुए, तो 80 क्वेश्चन बनने में कितना समय लगता है।
तो सबको तो तुक्केबाजी करना है सेट के साथ। उत्तर प्रदेश सही है, मध्य प्रदेश सही है, छत्तीसगढ़ सही है, उड़ीसा सही है, तेलंगाना नहीं होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। क्या होगा? क्योंकि अब राज्य बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। तो सही कौन सा हो जाएगा इसका? ठीक है, पूछ रहा है ना असत्य कथन, तो दूसरा और तीसरा असत्य है, ठीक है। कर्क रेखा में मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहला सही है, ठीक है। क्षुद्र एवं मंगल, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, तो सही है। दूसरा और तीसरा क्या है? गलत है, ठीक है। ध्यान रखें, दूसरा तीसरा क्या है? गलत है। आप चलेंगे जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखिए, जीव मंडल के स्थल के अलावा जल तथा वायु सीमित भाग में सम्मिलित है, ठीक है। क्या प्रश्न था? जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है। जीव मंडल के प्राणियों के मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए, जीव मंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं। बताइए क्या सही है? तो बताना एक सत्य कथन, ठीक है। तो पहला सही है, ठीक है। जीव मंडल के में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित, ये सही है, ठीक है। जीव मंडल के प्राणियों का मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, ये गलत है, ठीक है। ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजाति होती है, ठीक है। जैसे सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया को लेकर स्तनधारी बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। ध्यान रखें, पशु हो गया, पंछी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, स्तनधारी हो गए, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जीव मंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते नहीं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रभावित नहीं करते, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते तथा एक दूसरे के किसी न किसी रूप में मतलब क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। और जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु भाग में सीमित होते हैं, तो ये सही है। 40 की बात करेंगे तो स्टेटमेंट की बात करेंगे, 1 नंबर कथन क्या है? सही है। अब आते हैं 41 नंबर प्रश्न, देखिए। स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, ठीक है। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन होता है। बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसके स्टेट ये आंसर सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। मतलब पहला सही है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों से विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्थल मंडल प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, इसी के कारण कभी कभी भूकंप भी आता है। स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा वाला गलत है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग मतलब ये जगह परिवर्तन करती है, ठीक है। तो स्थलमंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से घूमती नहीं, कभी कभी नहीं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सुन लीजिए इसका सोल्यूशन क्या है। यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहती है, ऐसा नहीं कि कभी कभी घूमती है, हमेशा क्या होता है? गतिशील होती है, लेकिन वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही मतलब क्या होता है? ये अपने स्थान को परिवर्तन करती है, तो कभी कभी नहीं, ये हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? तो ये वाला 41 क्वेश्चन 1 और 3 सही है, ठीक है। मतलब ये सही है, ये सही है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कभी कभी नहीं होता, क्योंकि वर्ष भर ये क्रिया होते रहती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आप चलेंगे, आगे चलेंगे तो कौन सा है? निम्न कथनों के विचार करने। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के सत्ता पर उत्पन्न होते हैं एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। बताइए क्या गलत है इसमें? तो दोनों उल्टा कर दिया, ठीक है। एंडोजेनिक की बात करेंगे आंतरिक होता है, ठीक है। एक्सोजेनिक की बात करेंगे क्या होता है? तो ऊपर में होता है, ठीक है। तो दोनों को दोनों क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उसको एक्सोजेनिक कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, नहीं, एंडो का मतलब आंतरिक, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जिनमें से कौन सी आकस्मिक गति पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होती है? बताइए।
क्या होगा भूकंप बताएंगे, ठीक है। एक और दो, ठीक है, ध्यान भूकंप में रखेंगे। एक और दो क्या है आपका, सही है, ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जिनमें से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है? तो भूकंप और ज्वालामुखी के वजह से, ठीक है। ध्यान रखें किसकी वजह से, भूकंप पर ज्वालामुखी। सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, जिसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में। तथा एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बहिर्जनिक बल कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी कभी धीमी। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पे अत्यधिक मतलब क्या होती है, हानि होती है। तो भूकंप एवं ज्वालामुखी की बात करेंगे, जो है अंतर्जनित है, एंडोजेनिक फोर्स है, क्या अंदर से निकलता है ना, तो एंडोजेनिक फोर्स हो जाएगा, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, बाकी बादल का फटना नहीं, ठीक है। भूकंप के समय में निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से क्या करना है, विचार करने हैं, ठीक है। जरा इस पे विचार कीजिए, ठीक है। विचार कीजिए। भूपर्पट्टी पृथ्वी के नीचे वह स्थान है जहाँ कंपन आरंभ होता है, उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरा है उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग को सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बढ़ती नहीं, दूरी बढ़ेगा तो भूकंप की तीव्रता क्या होगा, कमेगा। क्या हो घट जाएगा, गमेगा, ठीक है, कम हो जाएगा, ठीक है। हम्म, यहाँ पे कम होगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, सही है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहलाता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही है, एक दो तीन की कथन की बात करेंगे तो ये आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ गया, समझ गया। चलिए आगे चलते हैं। आप चलते भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, एस तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, एल तरंगों का पृष्ठीय तरंग, एल तरंगों का पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। बताइए कौन सही है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले भूकंपीय तरंग तीन तरंगे की होती है। सबसे पहले पी तरंग, पी जो होती है कैसी होती है, तो पी अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है, अनुदैर्ध्य, ठीक है, होती है, ठीक है। अब आते एस तरंगे। एस की बात करेंगे तो आपको अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, एस कैसे होती है, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। अब आते एल तरंग आते हैं। एल कैसी होती है, तो ध्यान में रखेंगे, एल जो होती है, ठीक है, पृष्ठीय तरंगे होती है। कैसी होती है, पृष्ठीय तरंग होती है, ठीक है। कैसी होती है, पृष्ठीय तरंग होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 45 का कौन सा सही है, तो पी तरंगे के बाद भूकंप तक विचार के असत्य कथन का चुने। तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, ठीक है, क्योंकि एस तरंगे कैसी होगी, तो एस तरंगे आपको एस तरंगे कैसे होगी, अनुप्रस्थ होगी। अब पी तरंगे कैसी होगी, पी तरंगे के बाद अनुदैर्ध्य होंगी, दोनों उल्टा कर दिया, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। बाकी ये तो सही, एल तरंगो पृष्ठीय तरंग कहते हैं, तो ये सही। केवल असत्य पूछ रहा है, एक आदु क्या है आपका असत्य है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलते 47 नंबर का प्रश्न देखिए। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। भूदृश्य पे जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान रखिएगा, न तो डी एक न तो दो। सुनिएगा क्या है, पृथ्वी के सतह पर सैलों के टूटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं, गलत है, ठीक है। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है। पृथ्वी के सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, अपरदन की क्रिया नहीं होती, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, अपक्षय होता है। क्या होता है, अपक्षय। क्या होता है, ध्यान रखेंगे, अपक्षय, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। टूटने की भूदृश्य पे, हाँ, टूटने के बाद जो जमा होता है उसको अपवर्तन बोलते हैं ना। ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी के सतह पर सैलों को टूटने की क्रिया को अपरदन नहीं अपक्षय कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूदृश्य पे जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं, ये अपरदन हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, अपरदन। भूदृश्य पे जल, पवन तथा हिम जैसे
घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बारिश के समय में क्या होगा, पानी के तेज बहाव की वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान, क्या बोलते हैं उसको, अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पे क्षय, सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे क्या होगा, अपक्षय होगा, यहाँ पे अपर्दन होगा। लैंडस्लाइड होता है, क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है पहाड़ी इलाकों में, तो उसको अपर्दन बोलेंगे। ठीक है, जमीन से नीचे नहीं, पहाड़ी इलाकों में हो जाता है, उसको अपर्दन बोलते हैं। नदी के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। नदी के जल से अदृश्य भूमि को अपर्दन कहते हैं। जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है। बताइए, नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है, कौन सा सही है बताइए, कौन सा ध्यान में रखेंगे। नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपर्दन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह कैनियन का निर्माण करती है। नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान रखें, केवल केवल तीसरा सही है। ठीक है, नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है, सही है, ध्यान में रखेंगे। नदी के जल से अदृश्य भूमि को अपर्दन कहते हैं, ये गलत है। जब नदी किसी खरे ढाल वाले क्षेत्र से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी से गिरती है तो कैनियन का निर्माण करते हैं, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है, तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दृश्य, अदृश्य नहीं। ठीक है, कौन सा, दृश्य भूमि होगा। यहाँ पे गलती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, दृश्य होगा। ठीक है, और जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो कैनियन का निर्माण करती है। तो कैनियन का निर्माण होगा, जलप्रपात का निर्माण करती है। पानी जब ऊपर से गिरते रहता है तो क्या होता है, जलप्रपात बनता है, नहीं तो ग्लेशियर क्या बोलते हैं जलप्रपात को हिंदी में, झरना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जलप्रपात को, फॉल, वाटरफॉल्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में, क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। ठीक है, अब आते हैं विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन में निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाती है और एक अलग संरचना का निर्माण करती है। संरचना क्या होता है, उसको बोलते हैं चाप झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, चाप झील। ठीक है, विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन में निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वो संरचना क्या होता है, चाप झील होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जलप्रपात को मिलाइए। ठीक है, क्या मिलाएंगे, जलप्रपात को मिलाइए। ठीक है, एनजी जलप्रपात कहाँ होगा, एनजी जलप्रपात कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में आपको मिलेगा एनजी जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, एनजी जलप्रपात ए का क्या हो जाएगा, ए का 2, 50 का सी, ए का 2, ये इधर जाएगा। ठीक है, नियाग्रा फॉल कहाँ पे मिलेगा, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पे आपको मिलेगा नियाग्रा फॉल। ठीक है, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पे आपको मिलेगा विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी। ठीक है, में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे बड़ा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा एंजल जलप्रपात, दक्षिण अफ्रीका वेनेजुएला में मिलेगा आपको एंजल जलप्रपात। ठीक है, अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पे स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पे स्थित कौन सा, विक्टोरिया जलप्रपात है। नदी में उठती तटों को क्या कहते हैं, नदी में उठती तटों को क्या बोलते हैं बताइए। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, तटबंध बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। ठीक है, नदी में उठती तटों को क्या बोलते हैं, तटबंध कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है जिसे सरिताएं कहा जाता है। ठीक है, केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहां पर अवसादों का संग्रहण होता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला वाला गलत है और पहला वाला दूसरा गलत है क्योंकि वो बी तरीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरिता नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बी विक्रिका, तरीका। क्या बोला जाता है उसको, ठीक विक्रिका। है, बी तरीका। ठीक है, ध्यान में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल उन्हीं मुहानों पे डेल्टा के निर्माण हो जहां पे अवसादी का संग्रह होता है। ये दूसरा का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी
एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती है। समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े हो जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिन्हें समुद्री गुफा कहते हैं। समुद्री तरंगे द्वारा लगातार अपरदन के कारण, ठीक है, तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती हैं, जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तिरपन का तीनों कितने सही सही है। लग रहा है, ठीक है। ठीक है, आंसर लिखा उपायुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है, सारे के सारे गलत है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ गलत क्यों है, इसको सोल्यूशन पढ़ता हूँ, सोल्यूशन से चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, समुद्री तरंगों के अपरदन में निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती है, जिन्हें दरार विकसित होती है। क्या होती है? दरार विकसित होती है। तरह बिल्कुल, समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? समुद्री समुद्री गुफा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या होता है? तटीय मेहराब का नहीं होता, क्या होता है? समुद्री गुफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? गुफा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती कर दिया। अब वहां पे समुद्री गुफा के बात करें, इनको समुद्री गुफा का, इन्हीं गुफाओं के बड़े छोटे हो जाने पे केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। तो जब बड़ा छोटा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? तटीय मेहराब कहेंगे। क्या बोलेंगे? सब उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये क्या बोलेंगे? तटीय मेहराब बोलेंगे, ठीक है। समुद्री तंगों द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें बचती हैं, जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनको क्या बोलते हैं? इनको एस्टेक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनको समुद्री भृगी नहीं कहते, इनको क्या बोलते हैं? एस्टेक कहते हैं, ठीक है। एस्टेक दीवार जैसी है, जब केवल दीवार, जब छत ऊपर का गायब हो जाएगा, केवल दीवार जो बचेगा उसको क्या बोलते? एस्टेक बोला जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या थे? गलत है। किसको क्या बोलते हैं मैंने समझा दिया, एक बार इसको देख लीजिए। अब आगे चलेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समुद्री तंगे किनारों पे अवसाद जमा करके डैश का निर्माण करती है। तो अवसाद जमा करके किसका निर्माण करेगी? बताइए, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, किसकी निर्माण करेगी? समुद्री पुलिन का। किसका निर्माण करेगी? समुद्री पुलिन का निर्माण करेगी, ठीक है। समुद्री तंगे किनारों पे अवसाद जमा करके किसका निर्माण करती है? ये समुद्री पुलिन का निर्माण करती है, ठीक है। अब आते हैं हिमनद। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने के से किस प्रकार की स्थलाकृतियां का निर्माण करती है? तो उसको बोलेंगे हिमनद जलोढ़। क्या बोलेंगे उसको? हिमनद जलोढ़। मतलब हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार का स्थलाकृति के निर्माण करेगी? तो हिमनद जलोढ़। क्या बोलेंगे उसको? हिमनद जलोढ़। आप चलिए, यहाँ पे मिलाना है आपको, ठीक है। छत्रक सैल, बालू टिब्बा, लोएस, मिलान कीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा? तो ध्यान में रखेंगे, इसका की बात करेंगे, इसका आंसर की बात करें, डी है। डी में क्या है? तो डी में देखें 1 का 3, ठीक है। मतलब छत्रक सेल में क्या होगा? ऐसी संरचना जिसे आकार संकीर्ण एवं शीर्ष क्या हो? विस्तृत हो जाएगा। उसके बाद करेंगे बी का, मतलब क्या है? तो बी का आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। बालू टिब्बा की से रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत के द्वारा निर्मित आकृति होता है। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका 2 हो जाएगा। लोएस की बात करेंगे, महीन एवं हल्के बालू के कण जिन्हें पवन द्वारा अत्यधिक दूरी ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण करती है। पवन जिस हवा उड़ा उड़ा कर नहीं ले जाते बालू के हल्के कण, उसको लोएस कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी के अवमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। विचार कीजिए, क्या सही है? पृथ्वी के अवमंडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो बात करना है उपयुक्त में से कितने कथन सही है। तो यहाँ ध्यान में, सारे के सारे कथन क्या है? सही है। पृथ्वी पर सभी जीव भी रहते हैं और अवमंडल पर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए अवमंडल पर निर्भर रहते हैं, सही है। ये सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ये सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, बिल्कुल रक्षा करता है। यह वह वायु राशि जिसे पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य बनाया गया है, बिल्कुल। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपके सही है। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस कहते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। उसके बाद आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद तीसरा नंबर पर सर्वाधिक की बात करें, ऑर्गन होता है। क्या होता है? क्या होता है? ऑर्गन होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑर्गन होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। वायु चक्र के संबंध में निम्न ऑर्गन होता है। ऑर्गन का परसेंटेज कितना है पता है? ऑर्गन कितना है? 0.93% है। ऑर्गन क्या है? 0.93% है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03 है, ठीक है। ठीक है। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन तो आप लोग जानते हैं 78% है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन की बात करें 21% है, ठीक है। और अन्य गैस की बात करेंगे तो 0.4% है। 0.04% की बात करेंगे अन्य गैस है, ठीक है। ये भी आप लोग जरा ध्यान में रखें, ठीक है।
आगे चलेंगे वायु चक्र के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करना है। वायु गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, ठीक है। जब वायु ठंडी होती है तो सघन और हाँ भारी होकर सही है, नीचे चली जाती है। बताना दोनों कौन सा सही है स्टेटमेंट सर, सही है, ठीक है। दोनों सही दोनों है। तो ध्यान में दोनों को दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है, सही है। वायु गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर फैलती उठ जाती है, बिल्कुल सही है। और जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है, बिल्कुल ठीक है। अब चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखना। निम्न में से सर्वप्रथम डैश का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु से प्रभावित करता है। तो किसका मान अगर बढ़ जाता है पृथ्वी पे, ठीक है, मौसम तथा CO2 जलवायु को प्रभावित करेगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पे, ठीक है। चलिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाओं से रंगवंश क्षोभ मंडल में है, ठीक है। समताप मंडल में क्या होगा, समताप मंडल में क्या होगा, तो ओजोन परत की उपस्थिति आपको समताप मंडल में मिलेगी, ठीक है। रेडियो संचार किसमें मिलेगा, रेडियो संचार आपको आयन मंडल में मिलेगा, आयरमंडल, ठीक है। उल्का पिंडों का विनाश की बात करें किसमें मिलेगा, उल्का पिंड का विनाश किस मंडल में होता है, बहिर्मंडल, बताइए मध्य मंडल किसमें में होता है, ठीक है। तो उल्का पिंडों का विनाश की बात करेंगे, ठीक है, तो किसमें हो जाएगा, मंडल। मध्य मंडल किधर है, उल्का पिंड मध्य मंडल में हो जाएगा। सी, अब बरही मंडल में क्या होगा, हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस की हाइड्रोजन, उपस्थिति होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 के आंसर की बात करेंगे, सी हो जाएगा। ए का 4 लगाया हमने क्षोभ मंडल का मौसमी घटना, ठीक है। बी का 5 लगाया हमने, बी में समताप में क्या होगा, ओजोन परत की उपस्थिति होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे, ठीक है, सी का 2 की बात करेंगे, सी का मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, मध्य मंडल में। डी का मैंने 3 लगाया, बिल्कुल आयन मंडल में रेडियो टैंक के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब आगे डी का मान, तो हमारा प्लेन किस में उड़ेगा, ठीक है, हमारा प्लेन किस में उड़ता है, और समताप समताप मंडल में। समताप मंडल में प्लेन उड़ता है, ठीक है। वात दिग्दर्शी का कार्य क्या होता है, वात दिग्दर्शी का कार्य, सबसे वायु पहले का क्षोभ दिशा मंडल होगा, क्षोभ के बाद दर्शाना, समताप होगा, समताप के बाद मध्य होगा, फिर मतलब उसके बाद क्या होगा, आयन आयन, होगा, आयन के बाद क्या होगा, बरहमी होगा, ठीक है। बहिर्मंडल, बताना वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है, वायु वायु की का दिशा दिशा दर्शाना। बिल्कुल दिशा वायु को के दिशा को दर्शाना, दर्शाना, किसका दर्शाना, तो वायु के दिशा को दर्शाना, ठीक है। आपने निम्न कथनों पर विचार करने का, मंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है, तापमान के वितरण को आपतन प्रभावित नहीं होती है, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से मतलब क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं, ठीक है, सारे के सारे कथन क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है, तो मौसम की बात करेंगे तो केवल दिन और रात में नहीं बदलता है, मौसम यौमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, ठीक है, ध्यान अच्छा, रखेंगे, समझ गया है? तो मतलब केवल दिन रात में कभी भी बदल सकती है। तापमान के वितरण को तापमान प्रभावित नहीं करता, तो बिल्कुल तापमान के वितरण को आयतन आपतन प्रभावित करता है, ठीक है, ध्यान रखें, क्या करता है, करता है। आपतन का मतलब क्या, सूर्य ताप होता है, ठीक है। तो तापमान के वितरण को आपतन या फिर सूर्य ताप प्रभावित करता है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों को जाने पे घटता है, क्योंकि पृथ्वी के भूभाग में आकृति के कारण ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए ध्रुवों की तरफ क्या होता है, मौसम क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवीय की ओर जाने पे बढ़ता नहीं घटता है, ठीक है, इसलिए देखना ध्रुव की तरफ क्या होता है, ठंडा होता है, तो ये बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे प्रभावित करेगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और दिन और रात में नहीं, तो मतलब मिनट पर सेकंड सब में बदलते रहता है, ठीक है। और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में आकाश बादल लिखने में मौसम आर्द्र होता है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश, ठीक है, बादल रहित होता है, बताइए कौन सा सही है। तो ध्यान में केवल 2 सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल लिखते में मौसम आर्द्र होता है, ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है, कौन सा कथन क्षेत्र सही है, तो केवल दूसरा कथन क्या है आपका सही है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है, बिना बादल के, ठीक है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश में, ठीक है, बादल युक्त में मौसम आर्द्र होता है, तो ये गलत है, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट की बात करें, गलत है, ठीक है। पढ़ दे रहा हूँ, पृथ्वी के सतह पर वायु के भार द्वारा लाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, यमंडल से ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और समुद्र स्तर पे वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पे जाने पर यह घटता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के साथ प्रभावित होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारा सोल्यूशन, इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पवनें अस्थायी पवनें होती है, अस्थायी पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती है, बताइए क्या सही है।
तो दोनों। ध्यान में कि सही की बात करें कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक है, देखिए पवन तीन प्रकार की होती है। सबसे अस्थाई होती है, मौसमी होती है। ठीक है, और कौन सा होता है? अस्थाई मौसमी क्या हुआ? अस्थाई मौसमी क्या हुआ? स्थानीय होती है। ठीक है, एक पवन क्या होता है? अस्थाई होता है। कौन सा पवन होता है? अस्थाई पवन होता है। उसके बाद बात करेंगे तो मौसमी होता है। कौन सा होता है? मौसमी होता है। उसके बाद बात करेंगे स्थानीय होता है। क्या होता है? स्थानीय होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब अस्थाई पवन की बात करें, कौन सा पवन है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें होती है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चल रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे व्यापारिक, तो ध्यान में रखेंगे अस्थायी पवनें होती है तो वर्ष भर चलती है। व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पवनें अस्थायी पवनें कहलाती, गलत है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें। ठीक है, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पश्चिम और पूरब होगा। ठीक है, गलत दिया हुआ है। स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती है। ध्यान में, स्थानीय पवनें की बात करेंगे छोटे से क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, इसीलिए तो इसको स्थानीय बोलते हैं। जैसे लू क्या है? लू क्या? स्थानीय पर क्या? स्थानीय पवन है। क्या हमेशा लू चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा? जब गर्मी के मौसम के दिन में जब तापमान बहुत अधिक तब लू चलता है। ठीक है, गर्म हवा चलता है। काल वैसाखी क्या है? जैसे स्थानीय पवन है जो कि मतलब किसी वर्ष विशेष में चलता है। ठीक है, और अस्थायी पवनें वो होती है ना जो सालों भर चलती है। ठीक है, कैसी चलती है? ठीक है, वर्ष पर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, बदलता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आर्द्रता के, तो दोनों कथन क्या थे? गलत है। आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है। अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। बताइए कौन सही है? कौन सही है? तो दोनों के दोनों फिर से मतलब यहाँ पे क्या है? गलत है। ठीक है, कोई भी कथन नहीं है। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? अधिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ नहीं जाती, क्या होता है? घट जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? घटेगा। यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों उल्टा दिए हैं। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, किस वायुदाब पेटी में हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है? बताइए क्या होगा? हॉर्स अक्षांश के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, उपोष्ण उक्त। ठीक है, उपोष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को क्या बोला जाता है? ठीक है, हॉर्स अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे जल के वितरण के संबंध में निम्न स्थानों पे मतलब विचार करें, निम्न कथनों पे विचार करें। पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका है। ठीक है, क्या ये बात सही है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी का सतह का 2/3 भाग जल से ढका है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो है, पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल का वितरण में बर्फ छटान के रूप में केवल 3% जल मौजूद है। तो सही कथन की बात करेंगे तो दोनों को दोनों कथन क्या है? गलत है। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी का सतह का 2/3 भाग जल से ढका है। पृथ्वी का सतह का 2/3 नहीं 3/3 क्या होगा? 3/4 पार्ट, 75% ना, 2/3 नहीं है, 3/4 है। ठीक है, अब पृथ्वी पर बात करेंगे ना, पृथ्वी पर मौजूदा संपूर्ण जल का वितरण लगभग बर्फ छत्ते के रूप में 3% नहीं, कितना है? 2.5% है। ठीक है, कितना है ये? 2.5% होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 0 ऐसे में है, कुछ चेक करके बर्फ छत्ते के रूप में। अच्छा अच्छा, टोटल तो लगभग 2.5% के आसपास, बर्फ छत्ते के रूप में मात्र कितना है? 2% है। ठीक है, 0.2% है, सॉरी 2% है। बर्फ सतह के रूप में कितना है? 2% के आसपास होगा। ठीक है, नहीं, पूरा पूरा 2%। ये टोटल पानी की बात नहीं हो रहा है। ये मीठे जल में कितना है? मीठा जल 2.5% है। ठीक है, मीठा जल 2.5%, इसमें से 2% की बात करेंगे बर्फ के रूप में है। ठीक है, मतलब समझिए ना, मीठा जल ये बर्फ के रूप में मात्र 2% है। ठीक है, और कितने परसेंट? जैसे यहाँ पे 3/4 हुआ ना, टोटल 3/4 भाग पे जल है, जिसमें से देखेंगे महासागर में जल जो है 97.3% है। बर्फ सतह के रूप में 2% है, तो कितना होगा? 99.3% तो हो गया। भूमिगत जल के रूप में 0.68% है। और झीलों में, और लवण जल मतलब मीठा जल झील में कितना? तो बहुत कम, 0.009%। ठीक है, तो 97.3% और 2%, मतलब सबसे ज्यादा जल जो है सो आपको ग्लेशियर के रूप में है। ठीक है, ग्लेशियर बोल रहा है। ठीक है, महासागर के रूप में। और ग्लेशियर के रूप में कितना है? तो 2% जल ग्लेशियर के रूप में है। और यही जो जैसे 97.3% के बाद कितना बच गया? 2.7% जल बना ना, यही जल जो है पीने वाला जल है। क्योंकि 2.3% में ग्लेशियर आ जाएगा जो कि मीठा जल होता है, भूमिगत जल आ जाएगा, झीलों का जल आ जाएगा। ठीक है, ये सब जल जो होगा
ठीक है, नदी का जल आ जाएगा। ठीक है, ये सब जल कैसा होगा, पीने वाला जल होगा। ठीक है, इस 97.3% जल जो है उसको तो हम लोग पी तो नहीं ना सकते हैं, पी सकते हैं क्या, नहीं पी सकते। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मतलब पृथ्वी पर जो पीने वाला जल जो है मात्र, ठीक है, 2.5% से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, जिसमें ग्लेशियर का सबसे ज्यादा योगदान है। निम्न में तो इसका सही कौन सा हो गया, इसका सही कौन सा हो गया, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3/4 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 2% के आसपास होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, महासागरों की औसत लवणता 31 भाग प्रति 1000 किलोग्राम है। मृत सागर की लवणता 310 है। मृत सागर इजराइल में जॉर्डन की सीमा पे स्थित है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताना कौन सही है। सर पहला ठीक है, ऑप्शन तो सही है। पहले का भी गलत है, दूसरे का भी गलत है। 330, 10 के जगह पे 330 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, 31 के जगह पे 35 होता है। ठीक है, और यहाँ पे मृत सागर इजराइल में जॉर्डन की सीमा पे स्थित है, सही है। ठीक है, मृत सागर की लवणता 330% है। ठीक है, 300, यहाँ पे तो 340 दिए हुआ है, लेकिन ज्यादातर किताब में 330 दिया हुआ है। ठीक है, और महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम। ठीक है, 35 ग्राम, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 31 नहीं 35 है, तो केवल इसका 3 सही है। अब आते हैं 70 में, महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिसे तरंगे कहते हैं। सुनामी एकमात्र का कारण, सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है। तो सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप की बात करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलत है। 2003 में भारत के तटीय क्षेत्र में आए सुनामी का अंडमान निकोबार डूब गया था। 2003 में नहीं आया था, 2004 में आया था। कब आया था, 2004 में आया था। ठीक है, अब महासागरीय सतह पे जल लगातार उठता है और गिरता है, जिसे तरंग कहते हैं, ये सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले का सही है, बाकी दूसरे का गलत है। ठीक है, 2004 में सुनामी आया था। अगर तारीख की बात करें, 26 दिसंबर 2004 को आया था सुनामी। ठीक है, ध्यान में रखना है। और सुनामी के कारण केवल मतलब भूकंप ही नहीं, और क्या कारण सुनामी के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट। और भी क्या बोली, पहला का, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी तो सुनामी आता हाँ है। बिल्कुल, बहुत सारे रीजन है सुनामी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चंद्रमा वगैरह भी थोड़ा सा रीजन होता है। ठीक है, तो केवल इसका भूकंप जो है से केवल इसका रीजन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, तो इसका केवल बात करेंगे तो सही कौन सा हो गया, सही केवल पहला का हो गया। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न देखिए, 71 नंबर प्रश्न देखिए। सहारा मरुस्थल, ठीक है, माली, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा के बराबर है। तो कौन सा सही है, तो ध्यान रखिएगा, असत्य कथन का चयन करना था, दोनों के दोनों असत्य कथन है। ठीक है, सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है। तो 11 देशों में नहीं, सारे 13 देश में शायद फैला हुआ है। देश में है सहारा रेगिस्तान 11 में ही फैला हुआ, 11 में, लेकिन माली, नाइजीरिया, सूडान नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, माली तो है, ठीक है, नाइजीरिया है क्या, नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया नहीं है, माली है। ठीक है, नाइजीरिया और सूडान नहीं है। बता दें सहारा रेगिस्तान कहाँ कहाँ पे फैला हुआ। ठीक, अल्जीरिया में है, चाड में है, मिस्र में है, लीबिया में है, माली में है, मौरितानिया में है, मोरक्को में है, नाइजर में है, सूडान में है, ट्यूनेशिया में है, पश्चिमी सहारा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसमें नहीं है, तो नाइजीरिया और सूडान में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, माली में है। ठीक है, और बाकी 11 देश में फैला हुआ, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा के बराबर है। ठीक है, तो ये गलत है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये लगभग, ठीक है, 8 दशमलव, ठीक है, 8.54 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना, 32.8 है, तो 8.54, 8.54। भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे कितना, 32, ठीक है, 8 होगा, तो लगभग कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, कितना होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, और ये पहला वाला भी गलत हो गया, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। अब आते 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति, मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। तो शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है, क्या ये बात सही है। ब्रह्म कमल एक लैक्टेस प्रदान करने वाली प्रजाति है, मतलब वनस्पति है, तो बताइए कौन सा सही है, तो केवल दूसरा सही है। ठीक है, मतलब क्या गलत, पहला सही है, दूसरा गलत है, इसका असत्य चुनना है ना, तो इसका दूसरा असत्य है, पहला सही है। शीत ध्रुवीय प्रदेश में टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रह्म
कमल एक लैक्टेस प्रदान करने वाली वनस्पति, ये गलत दिया है। ठीक है, तो क्या है भाई ये? ब्रह्म कमल औषधि होता है। क्या होता है? औषधीय बूटी है। ठीक है, ब्रह्म कमल एक औषधीय बूटी है। क्या है? औषधीय बूटी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कारगिल सिंधु नदी के बाईं ओर, जबकि लेह सिंधु नदी के दाईं ओर अवस्थित है। कारगिल सिंधु नदी की बाईं, जबकि लेह सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। देहरा गोम्पा सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। बताइए कौन सही है? तो दोनों गलत सेकंड है। क्या है? दोनों के दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? गलत है, क्योंकि कारगिल सिंधु नदी के बाईं नहीं, यहाँ पे दाईं हो जाएगा। और लेह सिंधु नदी के दाईं नहीं, क्या हो जाएगा? बाईं हो जाएगा। ठीक है, और देहरा गोम्पास सिक्किम में स्थित बौद्ध मठ नहीं है। तो कहाँ पे देहरा गोम्पास? देहरा गोम्पास कहाँ पे है? हिमाचल सोल्यूशन में पर भी नहीं दिया है। देहरा गोम्पास बताइए कहाँ पे है? चेक करके बताइए, हिमाचल में है या फिर लद्दाख में है? ठीक है, बताइए कहाँ पे देहरा गोम्पास? ठीक है, लद्दाख है। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? लद्दाख बोल रहा था, लद्दाख है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? लद्दाख में, ना कि ये सिक्किम पे। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत होगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, आप चलेंगे 74 नंबर। ठीक है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर, सिंधु नदी, सिंधु नदी, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ। सिंधु नदी ध्यान में रखेंगे, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। स्वेक नदी सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी। कौन सा सही है? तो फिर ये सारे के सारे गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी गलत है। 74 का बार डी। ठीक है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर नहीं गुजरती। कहाँ से गुजरती है सिंधु नदी? सिंधु किधर से होकर गुजरती है? ठीक है, तो लद्दाख से होकर गुजरती है। कहाँ से? लद्दाख। और स्वेक नदी सिंधु की बाईं से नहीं, दाएं की ओर से मिलती है। ठीक है, क्या होगा? दाईं हो जाएगा। ये जम्मू से नहीं, लद्दाख से होकर गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखो, लद्दाख। ठीक है, अब आते हैं गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्प्रिन और, ठीक है, इबुप्रोफेन जैसी पीड़कनाशी दवाइयां जिम्मेदार हैं। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों में 3 वर्गों में रखा जाता है, वन, घास एवं टुंड्रा। कौन सही है? दोनों सही तो है। पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। एस्प्रिन थोड़ी ना दवा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डीक्लोरोफिकेन। क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार है डीक्लोरोफिकेन, एस्प्रिन तथा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एस्प्रिन तथा इबुप्रोफेन जैसी पीड़कनाशी दवा दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है? पीड़ानाशी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पीड़ानाशी दवाइयां जिम्मेदार है। तो ठीक है, असत्य कथन चुनना है ना। अच्छा, पहल का सही है। ठीक है, ये पहल का सही है। ठीक है, असत्य में दूसरा असत्य हो जाएगा। पहला वाला सही है। ठीक है, इबुप्रोफेन सही है, एस्प्रिन सही है। एक और एक क्या होता है? डिक्लोफिनेक होता है। क्या होता है? डिक्लो, लूसीरे क्या होता है? फिनेक। क्या बोलता है? डिक्लोफिनेक बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि वन, घास में टुंड्रा ही केवल नहीं आता है। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या होता है इसमें? वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य 4 प्रकार में बांटा गया है। वन है, घास है, टुंड्रा है, गुल्म होता है। क्या होता है? गुल्म। ये भी दिया हुआ है। ठीक है, 4 प्रकार का दिया, इससे तो 2 वाला गलत हो गया। पहला वाला क्या था? सही था। आप देखिए साइट्स, साइट्स का विस्तार, द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजेंडर स्पीसीज ऑन विल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स का मुख्य उद्देश्य वन प्राणियों पौधे के नमूनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके जीवन की रक्षा करना है। बताना है कौन सा सही है। दोनों सही है। ठीक है, बताना सही कथन क्या है। तो केवल 2 सही है, पहले का गलत है। साइट्स क्या होता है? साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा होता है। ठीक है, तो द कंजर्वेशन ऑन, ऑफ नहीं होता, और यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, ऑन। ठीक है, इंटरनेशनल, ये क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ, ठीक है, फ्लोरा, फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑफ गलत दे दिया, बता रहे हैं यहाँ पे क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, ऑफ की जगह पे क्या होगा? इन, सॉरी, इन होगा। क्या होगा ऑफ की जगह पे? तो इन होगा। ठीक है, यही यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, साइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वन प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे उनके जीवन की, मतलब क्या करना? रक्षा करना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और देखिए, वर्तमान में भविष्य की पीढ़ी के लिए, ठीक है, एक या एक से अधिक परितंत्रों परिस्थिति की एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या बताएंगे?
इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। चलिए अब आना है, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए समुच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए वैदिक फार्मा प्रकृति के द्वारा कृषि सबसे, ठीक है, क्या बोलते हैं, उपयुक्त उपाय है। बताइए क्या सही है? तो हर तरह यहाँ पर भी दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया जाता है, गलत है। ठीक है, संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधनों को, ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत। मानव भी क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, तो प्रकृति में कौन, संसाधन में कौन कौन है? मानव निर्मित है, प्राकृतिक और मानव कुछ संसाधन है। ठीक है, तीव्र ढालों पर, ठीक है, मृदा रोकने के लिए समुच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को वैदिक फार्मा पद्धति का सबसे उपयुक्त उपाय है, गलत है। ठीक है, आप देखें वैदिक फार्मा कहाँ पे होता है? तो चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पे बनाए जाते हैं, जबकि सपाट स्थल फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इसे पृष्ठीय प्रभाव मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा कर दिया है। ठीक है, तीव्र ढालों पे मृदा अपरदन समुच्च रेखीय नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वहां पे उल्टा कर दिया, दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। ठीक है, तो इसके बात करेंगे तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के डी। दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, आप चलेंगे 79 नंबर। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयी चट्टानी पदार्थ का होता है। भू संकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण होता है। बताइए क्या सही है? दोनों 79 का एक सही है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका के ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयी चट्टानी पदार्थ होता है। अब भू संकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका पट्टीदारी दीवार का निर्माण, ये गलत है। ठीक है, भू संकलन प्रभावित क्षेत्र को मानचित्र करता है, इसे प्रभावित होने वाला स्थानों को इंगित करता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों का आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। अब भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण होता है, न कि भू संकलन से। ठीक है, ध्यान रखें, केवल इसका एक सही है। अब चलेंगे, अब चलेंगे आगे चलते। ठीक है, अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो क्या प्रश्न है? 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसका केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। केवल वनस्पति जात, प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। केवल ऊंचा व तुंगता ही मृदा को संचय निर्धारित करते हैं। तो कौन सा बताएंगे, कौन सा सही है? दोनों। तो 2 और 3 क्या है आपके? सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। केवल समय मृदा परिस्थितिका की मोटाई को निश्चित करते, गलत है। केवल वनस्पति जात, प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है, सही है। केवल ऊंचा व तुंगता ही मृदा के संचय को निर्धारित करती है, ये भी सही है। अब चलिए, आप चलेंगे कुछ क्वेश्चन जो होंगे हमारे, 20 क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, किससे होंगे? करंट अफेयर से होंगे। ठीक है, देखिए, प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपाय किया गया है? तो कौन सा तकनीक का उपाय किया गया है? उसको क्या बोल रहे हैं? सेलुलर कृषि। क्या बोलते हैं? सेलुलर कृषि। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेलुलर कृषि। ठीक है, प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस को, ठीक है, उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग? उसको सेलुलर कृषि। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय के सबसे अधिक बजट आवंटित किए गए? तो सबसे ज्यादा पैसा किस मंत्रालय को मिला? तो क्या बताएंगे? रक्षा मंत्रालय। तो सबसे ज्यादा डिफेंस को पैसा मिला है। ठीक है, हर साल डिफेंस को मिलता है। ठीक है, हाल में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दे दिया गया? ठीक है, किस हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दे दिया गया? तो क्या बताएंगे? सूरत हवाई अड्डा को दे दिया गया। कौन सा? सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते 85 नंबर, देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ध्यान, उसका नाम है जेनकिन सीनर। क्या नाम है? सीनर ने जीता। ठीक है, जेनिक सीनर ने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब। ठीक है, चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित घटना में विचार कीजिए। चिनाब नदी काराकोरम रेस से निकलती है। थिरोट इसकी सहायक नदियों में से एक है। रतले जलविद्युत परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है। बताना कितने स्टेटमेंट सही है इसके? तो 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, केवल 2। पहला स्टेटमेंट गलत है, चिनाब नदी काराकोरम रेंज से नहीं निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ से निकलती है? तो हिमालय में चंद्र और भागा नदियों के संगम से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये नदी शीर्ष भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र में, ये लाहौल लाहौल क्षेत्र में, ठीक है, ऊपर हिमालय से उगते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चंद्र और भागा जब मिलती है तो बन जाती है चंद्र प्लस भागा। ठीक है, तो ये हिमाचल की तरफ से आती है। ठीक है, बाकी रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब पे सही है। थिरोट इसकी सहायक नदियों पे, ये भी सही है। उत्सर्जन के संदर्भ में हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच अंतर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? बताइए।
तो ध्यान रखें कौन सा ये, तो यहाँ पे ये बात ही हो रही है। तो हाइब्रिड वाहन समग्र रूप से कम उत्पादन करते हैं उत्सर्जन, ठीक है, तो ये सही है। हाइब्रिड वाहन समग्र रूप से कम उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपका यही कथन क्या है, सही है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आपके गलत है, केवल 27 का कौन सा सही है, तो बी सही है। अब आते हैं हम लोग आगे, 87 के बाद 88 में आएंगे। भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के अनुसार सही कथन क्या है, तो बताइए क्या सही कथन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एसपीएआई कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से पहला अभ्यास है, ठीक है। एसपीआई अभ्यास में भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 818 बताई है। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में 477 तेंदुओं के साथ सबसे आगे, उसके बाद लद्दाख है। तो क्या बताना कौन सही है, तो ध्यान रखना है 818 नहीं बताइए, 718 बताई है, ये गलत हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर 477 तेंदुए के साथ सबसे आगे, ये गलत है, क्योंकि ध्यान रखें सबसे आगे लद्दाख है। सबसे अधिक तेंदुए की संख्या कहाँ पे है, तो लद्दाख जो है सबसे अधिक तेंदुए की संख्या वाला राज्य है, ठीक है। उसके बाद बात करें, उसके बाद उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो होता है वहां पे आपको कितने तेंदुए, 124 तेंदुआ आपको ईके में मिलेंगे। लद्दाख में कितने तेंदुए हैं, तो लद्दाख में 477 तेंदुआ है। ध्यान में रखें कितने, 477 तेंदुए लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। और तेंदुए की आबादी 818 नहीं, कितनी है, 718 है, ठीक है। और कौन सा, ठीक है, ध्यान में कौन सी संस्था तेंदुए की जनसंख्या रिपोर्ट है, सपी, ठीक है, एसपीएआई सापी। आपने के हाल में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू शीर्षक प्रकाशित की, तो किस मंत्रालय ने प्रकाशित की है, तो वित्त मंत्रालय ने। किसने, ध्यान रखें वित्त मंत्रालय ने। हाल में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू रिपोर्ट प्रकाशित किए थे, किसने, वित्त मंत्रालय ने, ठीक है। चितरी मुहाना कहाँ पे स्थित है, चितरी मुहाना की बात करेंगे तो चितरी मुहाना आपको केरल में मिलेगा, चर्चित जगह है। चितरी मुहाना कहाँ पे मिलेगा, केरल में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या है चितरी मुहाना, तो चितरी मुहाना एक तटीय क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ एक नदी समुद्र से मिलती है, जिससे खारे पानी का वातावरण बनता है। ये भारत में केरल के कासरगोड जिले में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पक्षी के लिए ये जाना जाता है। शी केयर्स वेब पोर्टल किसने हाल में ही समाचार पत्रों में देखा गया, किससे जुड़ा हुआ है, शी केयर्स वेब पोर्टल अभी हाल फिलहाल में देखा गया, किससे जुड़ा था, सी केयर्स वेब पोर्टल कोयला से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, कोयला से, ठीक है, ध्यान में, किससे जुड़ा हुआ है, कोयला से, ठीक है। संपित विवाह के संदर्भ में हिंदू विधवा अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक को विनियमित करता है, क्या बताएंगे क्या सही है, किसे करता है, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना है रिश्ते के निश्चित डिग्री के भीतर विवाह, ठीक है, मतलब रिश्ते की निश्चित डिग्री के भीतर विवाह। तो क्या होता है, तो संपित विवाह उन व्यक्तियों के बीच होता है जो एक दूसरे से निकटता से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दो व्यक्तियों के एक दूसरे को संपित कहा जाता है यदि एक दूसरे से वंशीय लग्न, इसका अर्थ है पुत्र पोता। यदि, हाँ, यदि उसके पास एक सामान्य वंशीय लग्न हो जो कि संपित संबंध की सीमा के भीतर है। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 5 संपित विवाह को प्रतिबंधित करती है जब तक कि कोई प्रतिस्थापित प्रथा न हो जो विवाह की अनुमति देती हो। इसका मतलब है कि यदि कोई स्थापित प्रथा नहीं हो तो विवाह को अमान्य माना जाएगा, ठीक है। मतलब विवाह कैसा होता है, संपित विवाह उन व्यक्तियों के बीच होता है जो एक दूसरे से निकटता से संबंधित हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए, कैसे बताऊं, हिंदू विवाह के अधिनियम की धारा 3 में दो व्यक्तियों एक दूसरे का संपित कहा जाएगा यदि एक दूसरे का वंशीय लग्न हो। इसका अर्थ है कि पुत्र या पोता होना चाहिए, वैसे कंडीशन मतलब रिलेटिव्स, ठीक है, ध्यान रखेगा, नजदीकी रिलेटिव्स, उसमें विवाह नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिजिटल डिटॉक्स पहल है जो हाल ही खबरों में दिखी गई, बिहार राज्य से जुड़े हुए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अत्यधिक प्रौद्योगिकी उपयोग से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को समाधान करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। तो क्या सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। बॉट स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि डिजिटल डिटॉक्स पहल जो हाल में खबरों से बिहार राज्य से जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है बिहार राज्य से। किस राज्य से जुड़ी हुई है, कर्नाटक से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, तो कर्नाटक से जुड़ी हुई है, ठीक है, किससे जुड़ी है, कर्नाटक से, कर्नाटक से जुड़ी हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अत्यधिक प्रौद्योगिकी उपयोग से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौती के समाधान के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ने नहीं किया है, ठीक है, किसने किया है इसका, इसका नाम है AIGDF, AIGDF निमहंस से मिलकर किया है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नहीं किया, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी ने संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा दिया गया, तो गोल्डन वीजा मिला आनंद कुमार को मिला, ठीक है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को मिला गोल्डन वीजा। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 के केस में 15 से 19 साल की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 54.1% से बढ़कर 59.1% की वृद्धि देखी गई। एनीमिया के बारे में बता रहा है, ठीक है।
2019-21 की अवधि में 15 से 19 साल की महिलाओं में आयरन की भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के सेवन में वृद्धि हुई है। क्या सही? तो ध्यान रखेंगे। तो कथन एक सही है, लेकिन कथन दो जो है गलत है। ठीक है, कथन एक सही है, कथन दो गलत है, क्योंकि हमारी वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कथन एक सही है। पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार 15 से 19 साल की आयु की महिलाओं में एनीमिया के प्रसार में वृद्धि हुई है, जो 54.1 से बढ़कर 59.1 हो गई है। कथन दो गलत है। आयरन युक्त खाद्य पदार्थों की खपत आमतौर पर एनीमिया की दर में कमी से जुड़ी होती है, वृद्धि नहीं। मतलब आयरन युक्त अगर खाद्य पदार्थ अगर खाते हैं तो इससे क्या होगा? एनीमिया में कमी आएगी, वृद्धि नहीं आएगी। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। इसका उद्देश्य भारत में सभी विद्यालयों के एक समान प्रवेश मानक निर्धारित करना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित उच्च शिक्षा सुधारों के कार्यान्वयन की निकाय है। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा की परिषद अध्येतावृत्ति कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में केवल केवल इसका बात करेंगे, इसका टी केवल दो सही है। ठीक है, केवल दो सही है। मतलब यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उल्लेखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वयन का निकाय है। ठीक है, बाकी पहले और बाकी के स्टेटमेंट गलत है। कथन ए का तीन गलत है, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मानक निर्धारण का वैधानिक निकाय है। ठीक है, ये उच्च शिक्षा के मानकों के संबंध में निर्धारण रख रखाव का आरोप है। यूजीसी भारत में विश्वविद्यालय को मान्यता भी प्रदान करता है, और ऐसा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेजों को धन वितरित करता है। ये मुख्य रूप से भारत के उच्च शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ये भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश मानकों का स्थापित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो जिम्मेदार नहीं है। बाकी इसका दो वाला सही, बाकी सारे के सारे गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। जिसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, तो ये तो आपका सही है, बिल्कुल। दस्तावेज प्रकृति में बाध्यकारी और पहली बार 1964 में प्रस्तुत किया, गलत है। ठीक है, ये भारत की जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति दर, प्रक्षेपण और विदेशी मुद्रा भंडार घाटे का भी दृष्टिकोण देता है, तो ये भी सही है। ठीक है, एक और तीन स्टेटमेंट आपका गलत है। ये दस्तावेज प्रकृति में बाध्यकारी नहीं होता, ध्यान में रखेगा। इसको 1964 में नहीं आया था, इसको 1951। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान रखें 1950-51 में सबसे पहली बार आर्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और इस ये जो सुझाव देंगे वो बाध्यकारी नहीं होता। ठीक है, मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है? मेकांग नदी, ठीक है, बताइए, बहुत सारे देश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान में चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। ठीक है, मेकांग भारत में बहता है? चीन है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ से मेकांग के किनारे एक आपका हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसको बोलते हैं कंपोचिया। भी कंबोडिया का जो विष्णु मंदिर जो है ना, मेकांग के किनारे ही है। ठीक है, अब आते हैं बजट से प्रश्न है। वार्षिक बजट के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि अंतिम बजट के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये सीधे सीधे गलत है भाई साहब। कोई भी बजट के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखें, अंतिम हो चाहे वार्षिक हो। अंतिम बजट के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि वार्षिक बजट के लिए केवल लोकसभा की मंजूरी होती है, ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान रखें, ये भी गलत। अंतरिम बजट और वार्षिक बजट दोनों ही संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन की आवश्यकता होती है, केवल एक सदन नहीं। ठीक है, अंतरिम बजट दीर्घकालीन आर्थिक नीतियों के सुधारों की रूपरेखा तक नहीं। अंतरिम बजट दीर्घकालीन नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, तो बोला असत्य कथन की चयन करें, तो सारे के सारे कथन की बात करें, असत्य ही है। ठीक है, अंतरिम बजट जैसे क्या होगा? अभी बजट शुरुआत क्या होती है? 3 से 4 महीने के लिए आया, क्योंकि चुनाव होने वाला, तो उसको अंतिम बजट। वार्षिक बजट पूरे 1 साल के लिए आती है। ईश्वर आया है। निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन की स्थापना हुई? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO में। ठीक है, क्या चीज की स्थापना हुई थी? एलिमेटेरियल्स मशीन की स्थापना हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये सेट जो था, सेट नंबर 5 क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार मन होगा तो रिवीजन कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक 1 से 4 तक नहीं बनाया, इसी तरह मैंने सारा सेट का रिवीजन करवा दिया, एक बार सुन के बनाइएगा, काफी अधिक हेल्पफुल रहेगा सब एग्जाम के लिए। ठीक है, और एक बार जैसे पूरे किताब पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन अगर पूरे को अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से,
सेट के थ्रू ही तो काफी अधिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है।